प्रिय विद्यार्थीगण, आज हम व्यंजन संधि को जानने का प्रयत्न करते हैं। व्यंजन संधि के नियम जानने से पूर्व हमें व्यंजनों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। कुल 33 व्यंजन होते हैं। इनमें से 25 वर्ण तो 5 वर्गों में समाये रहते हैं। पहला वर्ग है क वर्ग, दूसरा है च वर्ग, तीसरा है ट वर्ग, चतुर्थ है त वर्ग, पांचवा है प वर्ग। हर वर्ग में 5-5 वर्ण होने के कारण ये हो गए 25 व्यंजन। अब 4 व्यंजन अंतस्थ कहलाते हैं, य, र, ल, व, और 4 व्यंजन ऊष्म वर्ण कहलाते हैं, स, श, श, है। यहाँ यह भी जानना आवश्यक है कि इनके अलग अलग वर्ग क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि इनको बोलते समय मुख के अलग अलग भागों का प्रयोग होता है। जैसे क वर्ग के सभी व्यंजन कंठ से बोले जाते हैं, च वर्ग तालु से अर्थात ऊपर के दांतों के ऊपरी भाग से, ट वर्ग मूर्धा अर्थात मुख के सबसे ऊंचे भाग से, त वर्ग दांतों से बोला जाता है, प वर्ग होठों से, और हर वर्ग का 5वां व्यंजन नाक से भी बोला जाता है। ये व्यंजन अंतस्थ इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनको बोलने के लिए पेट के अंदर से वायु निकलती है। तथा श, से, से और है को ऊष्म वर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको बोलते समय मुख से ऊष्मा निकलती है, लेकिन ऊष्मा के साथ इन्हें मुख के अलग अलग भागों की भी आवश्यकता होती है। जैसे श तालु से बोला जाता है, इसलिए इसे तालव्य सकार कहते हैं। श मूर्धा से बोला जाता है, इसलिए इसे मूर्धन्य सकार कहते हैं। तथा स दांतों से बोला जाता है, इसलिए इसे दंत्य सकार कहते हैं। अब समझते हैं व्यंजन संधि के नियम। हमने व्यंजन संधि के प्रमुख 7 भाग किए हैं। पहला भाग है सचुत्व संधि। यह नियम कहता है कि यदि प्लस के निशान से पहले स या त वर्ग का कोई भी वर्ण है और बाद में श या च वर्ग का कोई भी वर्ण हो तो यह स होगा तो श बन जाएगा, और त वर्ग का कोई भी वर्ण होगा तो वह च वर्ग का वर्ण बन जाएगा। जैसे सत जमा चित्त, इसमें प्लस के निशान से पहले त वर्ग का एक वर्ण है तथा बाद में च वर्ग का एक वर्ण है, तो इसलिए त वर्ग के इस वर्ण को च वर्ग के वर्ण में बदल देंगे। यह त वर्ग का पहला वर्ण है, इसलिए इसे च वर्ग के पहले ही वर्ण में बदल दिया, तो शब्द बना सच्चित। इसी प्रकार उत जमा चारण उच्चारण बनता है, सत जमा चरित्र सच्चरित्र बनता है। इसी प्रकार सत जमा जन, इसमें प्लस के निशान से पहले त वर्ग का वर्ण है तथा बाद में च वर्ग का एक वर्ण है, तो यह त वर्ग का वर्ण च वर्ग में बदल जाएगा। पर यहाँ च वर्ग का पहला वर्ण न होकर तीसरा वर्ण है, तो यहाँ भी तीसरा वर्ण ही बनेगा, तो शब्द बना सज्जन। इसी प्रकार उत जमा ज्वल उज्ज्वल बनता है। इसी प्रकार हरिश शेते, यहाँ प्लस के निशान से पहले दंत्य सकार है तथा बाद में तालव्य सकार है, तो इस स्थिति में दंत्य सकार तालव्य सकार में बदल जाएगा, तो शब्द बना हरिश शेते। इसी प्रकार रामस च, यहाँ पहले दंत्य सकार है तथा बाद में च वर्ग का वर्ण है, इसलिए यहाँ सकार तालव्य सकार में बदल जाएगा और शब्द बना रामश्च। इसी सचुत्व संधि में हमने एक और नियम भी लिया है, वह यह कि यदि प्लस के निशान से पहले या बाद में दंत्य सकार या त वर्ग हो और इसके बाद में या पहले मूर्धन्य सकार या ट वर्ग का कोई वर्ण हो तो दंत्य सकार मूर्धन्य सकार में बदल जाता है और त वर्ग ट वर्ग में बदल जाता है। जैसे तत् जमा टीका, इसमें प्लस के निशान से पहले त वर्ग का वर्ण है तथा बाद में ट वर्ग का,
तो इसमें तय वर्ग ट वर्ग में बदल जाएगा। यहाँ ट वर्ग का पहला वर्ण है तो यहाँ भी ट वर्ग का पहला वर्ण ट ही बना, तो शब्द बना तट्टिका। इसी प्रकार उद्डीन, इसमें तय वर्ग का द ट वर्ग के ड में बदल जाएगा और शब्द बना उड्डीन। इसी प्रकार दुष जमा तह, यहाँ मूर्धन्य शकार के बाद तय वर्ग आने पर तय वर्ग ट वर्ग में बदल जाएगा और शब्द बना दुष्ट है। इसी प्रकार कृष जमा नह, यहाँ मूर्धन्य शकार के बाद तय वर्ग का पांचवा वर्ण है तो यह ट वर्ग का पांचवा वर्ण ण बन जाएगा, तो शब्द बना कृष्ण है। तो इस प्रकार सचुत्व संधि में हमने दो नियम किए। पहला, दंत शकार या तय वर्ग का जब तालव्य शकार या च वर्ग से मेल हो तो दंत शकार तालव्य शकार में बदल जाता है तथा तय वर्ग च वर्ग में बदल जाता है। तथा दूसरा नियम है, दंत सकार या तय वर्ग का जब मूर्धन्य शकार या ट वर्ग से मेल होता है तो दंत सकार मूर्धन्य शकार में बदल जाता है तथा तय वर्ग ट वर्ग में बदल जाता है। इस नियम को और अधिक आसान बनाने के लिए मान लो यह दंत सकार एक राजा है तथा तय वर्ग इसके सैनिक हैं, लेकिन यह राजा व इसके सैनिक इतने कमजोर व डरपोक हैं कि इनका सामना जब अपने इस शत्रु राजा और इसकी सेना से होता है तो यह तुरंत अपनी हार मानकर इसकी सेना का ही रूप धर लेते हैं तथा जब इनका सामना इस राजा व इसके सैनिकों से होता है तो ये इनसे डरकर इनके ही रूप को धारण कर लेते हैं। इस प्रकार यह राजा व इसकी सेना अत्यंत नाजुक है। अब व्यंजन संधि का दूसरा नियम जसत्व संधि देखते हैं। इसमें यदि प्लस के निशान से पहले वर्गों का कोई भी पहला वर्ण हो तथा प्लस के निशान के बाद वर्गों का कोई भी तीसरा वर्ण हो, चतुर्थ वर्ण हो, कोई भी स्वर हो या कोई भी अंतस्थ वर्ण हो या है हो, तो यह वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। अब इस नियम को दोबारा यहाँ से समझने का प्रयत्न करते हैं। इसमें यदि प्लस के निशान से पहले वर्गों का कोई भी पहला वर्ण हो तथा प्लस के निशान के बाद वर्गों का कोई भी तीसरा वर्ण हो, चतुर्थ वर्ण हो, कोई भी स्वर हो या कोई भी अंतस्थ वर्ण हो, तो यह वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। अर्थात इस संधि में पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे जगत जमा ईश, यहाँ प्लस के निशान से पहले वर्ग का पहला वर्ण तय है तथा बाद में एक स्वर है। ऐसी स्थिति होने पर यह वर्ग का पहला वर्ण अपने ही तीसरे वर्ण द में बदल जाएगा। तो इस प्रकार शब्द बना जगदीश तथा दिक जमा अंबर। इसमें भी पहले वर्ग का पहला वर्ण है तथा बाद में स्वर है, तो यह क अपने तीसरे ग में बदल जाएगा, तो शब्द बना दिगंबर। इसी प्रकार जयत जमा रथ, यहाँ वर्ग के पहले वर्ण के बाद अंतस्थ वर्ण रे आया है, इसलिए यहाँ भी तय की जगह इसका तीसरा वर्ण द बन गया और शब्द बना जयद्रथ। इसी प्रकार दिक जमा गज, यहाँ पहले वर्ण के बाद तीसरा वर्ण होने पर पहले का भी तीसरा ही बन गया, तो शब्द बना दिग्गज। इसी प्रकार ये कुछ और उदाहरण इसी संधि के हैं। सत जमा भावना, तो यहाँ बनेगा सद्भावना। सत जमा धर्म, यहाँ बना सद्धर्म। यह थी व्यंजन संधि की सबसे महत्वपूर्ण जसत्व संधि। अब आगे की सभी संधियां बिल्कुल आसान हैं, तो अब देखते हैं अगली संधि।
छत्व संधि, तय या दय के बाद तालव्य शकार हो तो तय या दय चय में बदल जाते हैं तथा इसके साथ ही यह श भी छय में बदल जाता है। जैसे तद जमा शिव, यहां दय के बाद तालव्य शकार आया है इसलिए यह दय चय बन गया तथा इसके साथ ही यह श छय बन गया। तो इस प्रकार शब्द बना तत्शिव। इसी प्रकार उत जमा शिष्ट, यहां तय के बाद तालव्य शकार आया है तो यहां भी तय का चय बन गया व श का छय, तो शब्द बना उच्छिष्ट। इसी प्रकार तत् जमा शिला, तत्शिला बन जाता है तथा सद जमा शील, सत्शील बन जाता है। यह थी छत्व संधि जिसमें तय तथा शय क्रमशः चय तथा छय में बदल जाते हैं। अब अगली संधि देखते हैं, मोनुस्वार संधि। इसमें बताया गया है कि मैं कब शब्द के अंत में अनुस्वार अर्थात बिंदी के रूप में लिखा जाता है तथा कब अपने पूर्ण रूप में लिखा जाता है। इसका पहला नियम है कि जब शब्द के अंत में आए मैं के बाद अगला शब्द स्वर से शुरू होता है तो यह मैं अपने पूरे रूप में ही लिखा जाता है। लेकिन जब अगला शब्द किसी व्यंजन से आरंभ होता है तो यह अनुस्वार अर्थात बिंदी के रूप में ऊपर लगता है। जैसे रामम जमा आगच्छति, यहां शब्द के अंत में आए मैं के बाद अगला शब्द स्वर से आरंभ हो रहा है इसलिए यह मैं ऐसे ही अपने पूर्ण रूप में रहेगा, रामम आगच्छति। लेकिन जब रामम जमा गच्छति होगा तो यहां मैं के बाद अगला शब्द व्यंजन से आरंभ हो रहा है तो यह मैं अनुस्वार अर्थात बिंदी के रूप में ऊपर लग जाएगा। इसी संधि का एक नियम और भी है, वह यह है कि अनुस्वार के बाद अर्थात बिंदी के बाद यदि कोई भी व्यंजन हो तो यह अनुस्वार अपने से आगे वाले व्यंजन के ही पांचवें वर्ण में बदल जाता है। जैसे अंकित, यहां अनुस्वार के बाद व्यंजन आया है कै, तो यह अनुस्वार इसी व्यंजन का पांचवा वर्ण अंगय बन जाता है, तो शब्द बना अंकित। इसी प्रकार अन्य उदाहरण देखे जा सकते हैं, अंग जमा चित, अंचित, यहां पर चय के कारण चय का ही पांचवा वर्ण ये बन गया। कुन जमा ठित, कुंठित, यहां आगे टय वर्ग का वर्ण ठय आया है इसलिए यह अनुस्वार भी टय वर्ण का पंचम वर्ण अणय बन गया। इसी प्रकार काम जमा तय है, तो यहां पर तय वर्ण आने के कारण यह अनुस्वार भी तय वर्ण का पंचम वर्ण न बना। इसी प्रकार गुम जमा फित, यहां पर अनुस्वार के बाद पै वर्ग का फे आया है इसलिए यह अनुस्वार पै का पंचम वर्ण मैं बन गया और शब्द बना गुम्फित। अब अगली संधि देखते हैं, अनुनासिक संधि। इसका नियम है जब पलश के निशान से पहले वर्गों का पहला वर्ण हो तथा बाद में वर्गों का पांचवा अर्थात नाक में बोले जाने वाला कोई भी वर्ण हो तो यह पहला वर्ण भी अपने ही पांचवें वर्ण में बदल जाता है। जैसे तत् जमा मात्रम, यहां तय के बाद अनुनासिक वर्ण मैं आया है इसलिए तय का ही पंचम वर्ण न बन जाएगा, तन्मात्रम। इसी प्रकार चित जमा मयम, यहां पर भी तय का न बन जाएगा। इसी प्रकार दिक जमा नाग, यहां पर कै का पंचम वर्ण अंगय बनेगा तो बना दिंग नाग। अगली व्यंजन संधि का नाम है तोरली संधि। इसमें तय के बाद अगर लय हो तो तय का भी लय ही बन जाता है। जैसे तत् जमा लीन,
यहाँ तय के बाद लय आने पर तय का भी लय ही बन गया तो शब्द बना तल्लीन। इसी प्रकार विद्युत जमा लता, इसमें भी तय का लय बन गया, वह शब्द बना विद्युल्लता। इसके बाद अंतिम व्यंजन संधि है चागम संधि। इसमें यदि प्लस के निशान से पहले ह्रस्व स्वर हो, ह्रस्व स्वर ध्यान रहे केवल 4 होते हैं, ए, ई, उ तथा री। ये ह्रस्व स्वर प्लस के निशान से पहले हो तथा बाद में 6 आता हो तो ह्रस्व स्वर तथा 6 के बीच में आधा चय भी प्रकट हो जाता है। जैसे हरि जमा छाया, यहाँ प्लस के निशान से पहले ह्रस्व स्वर ई है तथा बाद में 6 है तो इस स्थिति में इनके बीच में आधा चय प्रकट हो जाएगा तो इस प्रकार शब्द बना हरिच्छाया। इसी प्रकार शिव जमा छाया, यहाँ प्लस के निशान से पहले ह्रस्व स्वर ए है तथा बाद में 6 होने पर इनके बीच में भी चय प्रकट हो गया तो शब्द बना शिवच्छाया। यह थी मुख्य मुख्य व्यंजन संधियां। आप इनके उदाहरणों का अभ्यास अवश्य करें, नियमों का चार्ट भी बनाकर रखें। तो मिलते हैं विसर्ग संधि को आसान बनाती अगली वीडियो में। धन्यवाद।